तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोडक्ट रूल से। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, व्हेन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैपेंस टुगेदर वी मल्टीप्लाई देयर प्रोबेबिलिटीज। तो इसमें हम जेनेटिक्स में हम कैसे यूज करते हैं, तो जेनेटिक्स में जैसे हमारे डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस हो गया, टेट्राहाइब्रिड क्रॉस हो गया। तो अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो उसमें दो डिफरेंट जीन्स होते हैं और दो डिफरेंट जीन्स के अपने अपने इफेक्ट्स होते हैं और कोई भी जीन अपने दूसरे जीन की इफेक्ट में इंटरफेरेंस नहीं करता। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पेरेंट है और हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए, तो उसकी हम इन दोनों की सेल्फिंग करेंगे, देन हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कैपिटल बी एंड कैपिटल बी की। तो फाइनली हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए की पता चल गई 1/4 एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल बी 1/4। तो अब हम इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, 1/4 इंटू 1/4 तो 1/16। तो अगर देखा जाए डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो प्रोबेबिलिटी है कैपिटल ए और कैपिटल बी की, उनके आने के चांस है 1/16। तो हम जेनेटिक्स में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि डाइहाइब्रिड क्रॉस से कोई भी क्रॉस होता है तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। और दूसरी चीज क्या होती है, एक जीन के इनहेरिटेंस डिफेक्ट नहीं करती दूसरी जीन की इनहेरिटेंस को, तो हम उनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो जैसे बताया था डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, इंडिपेंडेंट असॉर्टेंस, मल्टीपल ट्रेट इनहेरिटेंस, डिजीज प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन, तो इन सब में यूज होता है। तो इनका शॉर्टकट है, अगर कहीं पे भी एंड वर्ड यूज हो जाए AND, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, मतलब बेसिक्स की ट्रिक है अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हो जाओ तो। तो दूसरा है हमारा सम रूल, जिसको हम एडिशन रूल भी बोलते हैं। तो ये हम कब यूज करते हैं, व्हेन देयर आर मल्टीपल पॉसिबल वेज फॉर एन इवेंट टू अकर, सो वी ऐड देयर प्रोबेबिलिटीज। तो ये किस कंडीशन में होता है, आइदर या और वाली कंडीशन में होता है। और इसका फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी। तो ये तो सारा मैथमेटिकल पोर्शन हो गया। तो हम इसे जेनेटिक्स में कैसे यूज करते हैं, तो जेनेटिक्स में एक फिनोटाइप है, वो राइज होता है मल्टीपल जीनोटाइप से। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ टॉल की बात करते हैं, तो टॉल के जो जीनोटाइप है वो दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कैपिटल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए, तो हम इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझते हैं। तो ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो ये F2 जनरेशन जिसमें हमारा हाइब्रिड पेरेंट है उसको सेल्फ कर रहे हैं। तो जो हमारा कैपिटल है वो एनकोड कर रहा है हमारे टॉल को। तो ये हमारे जीनोटाइप है। तो इनमें से जो जीनोटाइप है उसमें से ये जो हमारे कैपिटल है और हाइब्रिड है, वो हमारे टॉल फिनोटाइप को एनकोड कर रहे हैं। तो अगर हमें सिर्फ ये निकालना है कि डोमिनेंट फिनोटाइप की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो डोमिनेंट फिनोटाइप हमारे दो हैं। एक तो हमारा जो होमोजाइगस फॉर्म है और जो हाइब्रिड फॉर्म है, तो इनको हम प्लस कर देंगे। एक तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और दोनों ही सेम ही फिनोटाइप को एनकोड कर रहे हैं, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये जो सम रूल है और एडिशन रूल है, तो ये कब यूज होता है, या फिर डोमिनेंट फिनोटाइप कैलकुलेशन में, ये रिसेसिव फिनोटाइप कैलकुलेशन में भी यूज कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप प्रोबेबिलिटीज में या ट्रेट अक्रेंस में। तो ये हम सब सम रूल तब यूज करते हैं। आई होप सो ये समझ आ गया। तो तीसरा हमारा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जेनेटिक्स में, ये लगा लो हमारा बैकबोन है जेनेटिक्स का। तो ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब फिक्स नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग या ट्रायल्स हो और हर ट्रायल इंडिपेंडेंट हो और इसमें दो आउटकम्स होने चाहिए, सक्सेस और फेलियर, इफेक्टेड अनइफेक्टेड बॉय गर्ल, डोमिनेंट और रिसेसिव फिनोटाइप में। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है और इसको हम कॉम्बिनेशनल फॉर्मूला बोलते हैं। तो इसमें जो n है वो है टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, x है हमारा डिजायर्ड नंबर ऑफ आउटकम्स, p है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो अगर हमारा p हमें गिवन है तो q हम कैसे निकालेंगे, 1 माइनस p से। तो ये जेनेटिक्स की हम क्यों यूज करते हैं, जब तो हमें कब यूज करना होता है, जब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टेड चाइल्ड की चिल्ड्रन का निकालना हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय और गर्ल का, या डोमिनेंट और रिसेसिव फेनोटाइप की प्रिडिक्शन के लिए, या डिजीज इनहेरिटेंस के क्वेश्चन के लिए, पेडिग्री की प्रॉब्लम्स के लिए। तो हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला यूज करते हैं और ये फॉर्मूला याद रख लेना ताकि आप ये एग्जाम्स में कर पाओ। तो चौथा है हमारा हार्डी विनबर्ग इक्वेशन, या फिर बोल सकते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। और ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स हर एग्जाम में आ चुके हैं, इससे एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो ये इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो ये स्टेट करता है कोई भी अलील या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी होती है वो हर पॉपुलेशन में कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन। कोई भी एवोल्यूशनरी फोर्स अगर उस पॉपुलेशन में एक्ट करता है तो भी इसकी एलील्स होते हैं, जीनोटाइप्स होते हैं, वो स्टेबल रहते हैं। तो इसमें कुछ एजप्शंस लगा लो या कुछ कंडीशंस हैं कि लार्ज पॉपुलेशंस में ही एक्ट करते हैं, कोई म्यूटेशन नहीं होती, कोई माइग्रेशन नहीं होना चाहिए और रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये जो पी स्क्वायर है ये हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा क्यू है होमोजाइगस रिसेसिव एलील को रिप्रेजेंट करता है, और 2pq हेट्रोजाइगस एलील को। और ये p प्लस क्यू है, ये इसमें जो टोटल हमारी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल्स टू 1 है। तो ये जो हमारा
सिंगल पी है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा सिंगल क्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके क्वेश्चंस भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में दूंगी, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जेनेटिक्स में हम क्यों यूज करते हैं, ताकि एलील फ्रीक्वेंसी की को कैलकुलेट करने में, कैरियर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने में, डिजीज फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने में या पॉपुलेशन जेनेटिक्स वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए।